लाइव सेशन के लिए शॉर्ट, स्वीट और ट्रिक के साथ एक और वीडियो आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, लाइव सेशन के जितने भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान दिए। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक विशिष्ट टॉपिक की जिसका आर्थिक महत्व में हमें पढ़ना है आज रेशम कीट। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम होता है बॉम्बेक्स मोराई। बॉम्बेक्स मोराई। आज का जो वीडियो है आप लोगों को दूसरे वीडियो की तरह ही पढ़ना है और इस वीडियो में मैं आपको ये कह देता हूँ कि आप केवल अगर किताब नहीं भी खोलें, इस टॉपिक को पढ़ लें। केवल 20 मिनट का टॉपिक और 20 मिनट में पूरा का पूरा क्लियर। तो बॉम्बेक्स मोराई जो है रेशम कीट के नाम से जाना जाता है और इनमें से एक प्रश्न बनता है, ध्यान देना है ना, क्योंकि आर्थिक महत्व के जितने पादप या जंतु हैं उनमें से एक न एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि बॉम्बेक्स मोराई जो है ये उसका वैज्ञानिक नाम है रेशम कीट का। और रेशम कीट जो है सबसे पहले अगर प्रचलित भाषा में कहा जाए कहाँ पर पाला जाता था, तो सबसे पहले रेशम कीट ये समझना है कि एक कीड़ा है, कीट यानी कि कीड़ा है, ये पादपों से प्राप्त नहीं होता। इसका उत्पाद किस प्रकार से होता है, तो ये एक जंतु उत्पाद है। जैसे कि आपने शहद के लिए याद रखा था कि शहद क्या है, एक पादप और जंतु उत्पाद मिक्स है। उसी प्रकार से यह जो है क्या है, रेशम जो होता है क्या है, रेशम जंतु और पादप का हाइब्रिड यानी कि मिश्रण होता है। अब आपको एक चीज़ और समझने की बात है यहाँ पर महत्वपूर्ण कि रेशम कीट सबसे पहले कहाँ पर पाला गया और सबसे पहले इसकी खेती, या उनको होगा कि इसका सबसे पहले दोहन कहाँ से प्रारंभ हुआ। सर्वाधिक सबसे पहले जो प्रारंभ होता है वो चीन में से प्रारंभ होता है। चीन के लोग इसे एक बहुत बड़े राज्य के रूप में रखते थे और किसी भी दुनिया के अन्य दूसरी कंट्री जितनी भी थी उनको नहीं बताते थे। तो अब पता कैसे चला? पता चलने का रीज़न ये था कि बौद्ध भिक्षुक बनकर कुछ लोग उनके पास में गए। कुछ लोग क्या थे, 2 लोग थे। बौद्ध भिक्षुक जो थे बनकर उनके पास गए, यानी कि रियल में वो बौद्ध भिक्षुक नहीं थे, जासूस थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने चाइना से इस कंपनी को, या चाइना की जो कंपनी थी या जो बनाने वाले लोग जो थे, वहाँ के राजा जो था उसने, वैसे तो राजा नहीं, ये कहूँगा कि रानी थी, वहाँ की रानी ने इसके बारे में बहुत बड़ा प्रोत्साहन दे रखा था, है ना। हालांकि इतना डिटेल में अपने को जानना नहीं, खाली समझना है इस दृष्टि से। तो वहाँ से उन्होंने उस चीज़ को चुराया। कैसे चुराया उन्होंने, को हम तो बौद्ध भिक्षुक हैं, हमारा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है, खाली हमें क्या ये कैसे बनाया जाता है ये सिखा दीजिए, हम तो ये देखना चाहते हैं। वहाँ पर रह के मिलजुल करके उन्होंने पता लगा लिया और पता लग गया कि ये किस तरह से बनता है। उन्होंने उस चीज़ का उपयोग किया और पूरी दुनिया में फैला दिया। आज चाइना रेशम कीट बनाने में नंबर 1 पर है ना। रेशम कीट यानी कि रेशम बनाने में नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर अगर रेशम बनाने का उत्पादन में देखा जाए तो जापान है और हमारा सबसे प्यारा जो भारत है वो तीसरे नंबर पे है। विश्व में सबसे अधिक अगर रेशम कहीं पर उत्पादित होता है तो वो चाइना है। द्वितीय नंबर पे कौन है, जापान, और तृतीय नंबर पे कौन आएगा, भारत। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो हायरार्की के हिसाब से जमाते हैं तो इस कीड़े का नाम जो है बॉम्बेक्स मोराई है। ये अपेक्षाकृत एक मोटा सा होता है। इसमें फीमेल जो होती है, मादा जो होती है वो बड़ी होती है। मादा कैसी होती है, बड़ी होती है, जबकि नर जो होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है। और होता है क्या है, इसकी कहानी को आपको बता देता हूँ। फीमेल और इसकी 2 मेथड है। एक तो साधारण मेथड है जिसमें क्या करते हैं कि सब कीड़ों को एक साथ मार दिया जाता है और उसमें से रेशम निकाल लिया जाता है। तो ये थोड़ा वाहियात टाइप का है और अवैज्ञानिक विधि है। अवैज्ञानिक विधि का मतलब क्या हो गया, यानी कि वैज्ञानिक नहीं है। तो ऐसी विधि को वैज्ञानिक बनाने के लिए अब 50% जो कीड़े हैं उन्हीं का उपयोग, रेशम कीट का ही उपयोग क्या करते हैं, रेशम बनाने में करते हैं। जबकि 50% रेशम कीट जो हैं उनको स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो ये तो होती है रेशम कीट और उनके बारे में बात। अब इसका जीवन चक्र किस प्रकार का है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। जीवन चक्र पर अपन दृष्टि डालते हैं। तो इनकी जीवन चक्र के बारे में बात कर रहे थे अपन, किस प्रकार से इनका जीवन चक्र होगा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जितने भी सजीव हैं, इन सजीवों में बॉम्बेक्स मोराई में क्या करता है कि इनकी जो मादा है वो काफ़ी आकार में बड़ी होती है। नर अपेक्षाकृत क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। अगर नर छोटा है और मादा बड़ी है तो ये क्या करेगी, एक फेरोमोन्स का स्त्राव करेगी। फेरोमोन्स क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन होता है जो नर को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। नर आकर्षित होकर मादा के पास आता है। लगभग 500 शुक्राणुओं का स्थानांतरण मादा में कर देता है। मादाओं में 500 शुक्राणुओं का स्थानांतरण होने के बाद में वह नर की तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी और मादा अंडा देने प्रारंभ कर देगी। एक बार में लगभग 500 से लेकर के 2000 तक के वो अंडे दे देगी। संख्या कितनी होगी अंडों की, 500 से लेकर 2000, यानी कि शुक्राणुओं की संख्या कितनी होगी, 500 से लेकर 2000 के आसपास में शुक्राणु भी होंगे। अब इन अंडों को दिया कहाँ जाएगा,
ये है सहतूत। सहतूत आप जानते हैं, सहतूत के किनारों पर ये अंडे दे दिए जाएंगे। इन अंडों से कुछ समय बाद में जो संरचना बाहर आएगी उसे बोलते हैं लार्वा। क्या बाहर आएगी? लार्वा। अब ये लार्वा बड़े होंगे, आकार में कैसे हो जाएंगे? बड़े होंगे, और क्या बनाएंगे? लार्वा कैटरपिलर बन के बाहर निकलेंगे, यानी कि ईल बन के बाहर निकलेंगे। अपन जिसे ईल बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसे? ईल, है ना। आपने देखा होगा कभी ऐसी संरचना होती है? नहीं देखा तो मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने चने खाए होंगे, चनों के अंदर जो ईल निकलती है उस तरह से ये बाहर निकलता है और सहतूत के पत्ते के ऊपर जाकर किनारे पर बैठ जाता है। ये बैठने की जो प्रक्रिया है उससे पहले क्या करता है कि भरपेट जितना भी सहतूत का पत्ता है जो सॉफ्ट वाला होता है, कॉर्नर भाग को खा जाता है, तो अपना भोजन के रूप में सहतूत को ग्रहण कर लेता है और बाद में ये अपने आप को किसी न किसी पत्ते के किनारे, मान लो बहुत सारे पत्ते हैं, उसके किसी किनारे के ऊपर पत्ते पे जाकर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, फिक्स बैठ जाएगा। जब ये वहाँ पर बैठ गया, चिपक गया, चिपकने के बाद में कैटरपिलर अपने अंदर से एक लार्वा ग्रंथि होती है। क्या होती है? लार्वा की एक ग्रंथि होती है। लार्वा के अंदर पाई जाने वाली वो ग्रंथि वो लार का निर्माण करेगी और वो लार जो होगी एक धागे जैसी होगी। और जैसे मान लो ये एक कीड़ा है, कैटरपिलर है, और अपने चारों तरफ इस तरह से क्या करेगा? लपेटना प्रारंभ कर देगा। तो उसकी जो संरचना बनेगी, आपने कभी मशीन के अंदर कपड़े सिलने की जो मशीन होती है उसमें धागे को लपेटे हुए देखा है, वैसे धागा इसके चारों तरफ लपेट जाएगा। कुछ समय बाद में, यानी कि कुछ दिन कहेंगे, उनके बाद में ये धागा अपने आप में कैसा हो जाएगा? हल्का सा हार्ड या कड़क हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे नहीं निकालते हैं या पृथक नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यह क्या हो जाएगा? वापस जीवित होकर एक नया मॉथ निकल जाएगा, या यूँ कहूँगा कि नया कीड़ा या कीट बाहर आ जाएगा और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर मनुष्य वो महंगे लजीज कपड़े पहनने चाहते हैं और वो लजीज महंगे कपड़े बनाने के लिए इस कीड़े को काफ़ी गर्म टेम्परेचर पे पानी पर डाल देते हैं, उबाला जाता है। उबालने पर अंदर के कीड़े की मौत हो जाती है और बाहर वाले कीड़े के भाग का जो कवर है वो खुल जाता है। उस धागे को लपेट लिया जाता है, विभिन्न रंगों में सजा करके उन्हें बाज़ारों में पेश किया जाता है और बेहद कीमती कपड़ा मार्केट में बिकता है। इन कपड़ों का उपयोग अमीर से अमीर लोग और अच्छे घराने के लोग करते आए हैं और करते हैं। बॉम्बेक्स मोरई जो है, इन कैटरपिलर की 4 प्रकार की लार्वावस्था होती है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कितने लार्वावस्था है? तो 4 है, 1 2 3 4, चारों अवस्थाओं की 1 2 3 4 हैं, 4 अवस्थाएं हैं। कभी कभी इन क्रियाओं के करने के दौरान कई बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इन समस्याओं में क्या होगा कि वो कीड़े जो होते हैं उनमें पस भर जाता है और उनसे फसल जो होती है वो पूरी की पूरी तबाह हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कैटरपिलर, या मैं यूँ कहूँगा कि जो लार्वा है जो अपने पास बॉम्बेक्स मोरई है, उसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य है, प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान देना। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। आखिरकार कौन कौन सी बीमारियां इनमें हो सकती है? किसकी बात कर रहा हूँ? कीड़े में लगने वाली बीमारियां, यानी कि कीड़ा जो है कौन सा है हमारे पास में? रेशम कीट। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? बॉम्बेक्स मोरई। बॉम्बेक्स मोरई में कौन सा रोग हो सकते हैं? इसमें से प्रश्न पूछेगा। 4 प्रकार के रोग होते हैं, देखिए कौन कौन सा। पहला होता है पेब्राइन। पेब्राइन में क्या होता है कि कीड़े के अंदर पस भर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो फसल ही नष्ट हो जाएगी। दूसरा कौन सा था? मस्कार्डिन। दूसरा कौन सा था? मस्कार्डिन। लगभग ये भी वैसी ही बीमारी है, उसमें भी क्या होगा? कीड़े के अंदर जो हमारा जो कीड़ा बनता है, यानी कि बॉम्बेक्स मोरई होता है, उसकी भी मौत हो जाएगी इसमें। एक होता है फ्लेचरी। फ्लेचरी जो विशिष्ट प्रकार का रोग है, उसके ऊपर धब्बे धब्बे दिखाई देंगे और गति धीरे होने के बाद में उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। एक होता है ग्रेसरी। 4 प्रकार के ध्यान रखना। एक हमारे पास में आता, पहला आता पेब्राइन, दूसरा हमारे पास आता है मस्कार्डिन, तीसरा हमारे पास में आता है फ्लेचरी और चौथा हमारे पास आता है ग्रेसरी। तो ये 4 प्रकार के हैं।
है ना। इनमें से चारों रोग हैं ये, और किसके रोग हैं अगर पूछ लिया जाए किसके रोग हैं तो हम कहेंगे रेशम कीट के रोग हैं। तो रेशम कीट के रोग होने की वजह से क्या होता है, ये रेशम कीट के धंधे को प्रभावित करता है। साथ साथ में और क्या होता है, तो कुछ वायुमंडलीय प्रभाव भी प्रकट होते हैं और कीड़ों की मौत हो जाती है। कई बार क्या होता है कि कीड़े तो जीवित रह जाते हैं लेकिन उतना उत्पादन नहीं दे पाते जितना देना होता है, क्योंकि शहतूत के जो पत्ते होते हैं उतने कोमल और सॉफ्ट नहीं दे पाते हैं, या कोई शहतूत में ही कोई ऐसा कीट लग जाता है या शहतूत की खुद की ग्रोथ उतनी नहीं होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपके सामने रखे। दोस्तों इसके बारे में एक एमपी की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने कदम उठाया था, क्योंकि शहतूत के बारे में और यूँ कहूँगा कि रेशम कीट के बारे में हम भारत विश्व में तीसरा नंबर रखते हैं। तो भारत में सर्वाधिक अपन बात करें तो एमपी है, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर कदम उठाया। उन्होंने तरह तरह के नियम कायदे जारी किए कि उन रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, और उसके तहत रेशम कीट को बढ़त मिली थी, है ना। शुरुआत करी थी उन्होंने, और रेशम कीट को क्या मिली थी, बढ़त मिली थी। तो अगर ये प्रश्न आता है रेशम कीट के लिए किस सरकार ने प्लान किया, तो एमपी की सरकार थी। और कितनी प्रकार के रोग हैं, 4 प्रकार के रोग हैं। अगर प्रश्न पूछ ले फ्लेचेरी कौन सा रोग है, किसका रोग है, तो हम कहेंगे रेशम कीट का रोग है। कौन से कारक के कारण उत्पाद में कमी आती है, इन चारों कारक के कारण उत्पाद में कमी आती है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉम्बेक्स मोरई वैज्ञानिक नाम है। उसके द्वारा मादा के द्वारा कौन सा पदार्थ स्रावित किया जाता है, तो हमको फेरोमोन से स्रावित किया जाता है। काफ़ी लंबी दूरी तक स्रावित होता है और काफ़ी लंबी दूरी से अट्रैक्शन होता है। कितने शुक्राणु का स्थानांतरण होता है, 500 से लेकर 2000 के स्थानांतरण होता है। ये तो था आज का एक छोटा से वीडियो का छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कल लेके आ रहा हूँ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या लेके आ रहा हूँ, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ में जितने भी आर्थिक महत्व के पादप और जंतु है उनकी कल समाप्ति हो जाएगी। तो ये वीडियो आप जरूर देखना। तब तक जय हिंद, जय भारत।